व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात बोली गई है, और ये हमारे फैमिली मेंबर के द्वारा यहाँ पर ये कमेंट किया गया था, वहीं से मैंने ये कोटेशन उठाई है। मैं खुद से नहीं हारी कभी, ये नींद मुझे क्या हराएगी। क्या शानदार बात बोली है। देखिए, अगर आप लोग अपने आप से एक बार हारना बंद कर देंगे ना, सबसे ज्यादा आप लोगों को डेली आप ही हराते हैं। आप लोग मॉर्निंग बोलेंगे उठना है, आप लोग नहीं उठेंगे। आप लोग बोलेंगे एक्सरसाइज करना है, आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग बोलेंगे टाइम टेबल फॉलो करना है, आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग कोई भी काम बोले आप लोग नहीं करते हैं, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। तो अपनी ही नजरों में आप लोग इतना गिर जाते हैं, आप लोग खुद ये लगने लगता है कि यार ये काम मेरे से हो नहीं पाएगा, और वहीं से ही आप लोगों का डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जिस दिन आपने अपने आप को डेली हराना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आप लोगों को किसी भी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन मेरी भी नहीं। ठीक है, तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें एक बार आप लोग इंप्लीमेंट कर अगर देखेंगे ना, तो आप लोगों को इनकी प्रैक्टिकलिटी समझ में आएगी। अभी लग सकता है कि हवा हवा में बातें बोली जा रही हैं, पर लेकिन एक बार इंप्लीमेंट कर देखिए। अगर आप लोगों को फायदा ना हुआ तो मुझे बताना, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फायदा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये कि फायदा जरूर होगा, क्योंकि अगर आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं यार, प्रैक्टिकल चीजें हमेशा आप लोग कोई ना कोई रिजल्ट देकर जरूर जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनको सैल्यूट, जो बारिश होते हुए भी, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ते हुए भी डेली मॉर्निंग में उठकर वीडियो देख रहे हैं साथ में, तो उनको तो सैल्यूट है। और बाकी जो रजाई में मजे ले रहे हैं वो अपना देख लेना क्या करना है। ठीक है, मॉर्निंग में उठो यार, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मॉर्निंग में दिन जो है सबसे पहले स्टार्ट करो। अगर किसी भी लीडर को आप लोग उठा लो ना, वो मॉर्निंग में दिन अपना सही से स्टार्ट करता है। मॉर्निंग में उठ के वो हमेशा अपने आप को आगे रखने की कोशिश करता है। तो क्यों नहीं आप लोग इसको आदत को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते। तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, और ना आगे चल के जब बच्चे होंगे वो बोलेंगे अरे मम्मी पापा इतनी देर तक सोते हैं, हम क्या करेंगे जल्दी उठ के, तो वो भी आलसी पैदा होंगे। तो इस तरीके से नहीं, अपना जल्दी जल्दी उठो, दिन को स्टार्ट करो शानदार तरीके से, और देखो कितने अच्छे से आगे चीजें बढ़ती हैं। आप लोगों ने एक कहावत भी सुनोगी कि जिंदगी में इतनी मेहनत तो कर लेनी चाहिए इंसान को कि कभी अपना जो खुद का बच्चे को उदाहरण देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बाहर का उदाहरण न देना पड़े, अपने से ही मोटिवेट हो जाए कि हाँ मेरे पापा मम्मी इतनी अच्छी पोजीशन पर हैं। तो इस तरीके से कुछ आप लोगों को थोड़ा कर लेना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके कमेंट कई सारे आ चुके हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं इनको इग्नोर कर रहा था, पर लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा। कुछ नए बच्चे आते हैं, वो फिर बोलकर ऐसे कमेंट करते हैं। देखिए, जब आप लोग चैनल के ऊपर जाएंगे ना, तो चैनल के ऊपर जाएंगे तो यहां पर एक ज्वाइन बटन होगा। ज्वाइन बटन अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहां पर आप लोगों को कुछ एक तरीके से, वो नहीं कहते कि थोड़ी सी पावर दी जाती है यूट्यूब के द्वारा। वो क्या रहती है, एक तो आप लोग के जो कमेंट होंगे वो डायरेक्ट मुझसे मेरे तक पहुंच जाएंगे, यानी कि मेंबर ओनली कमेंट डायरेक्ट मेरे तक पहुंच जाते हैं। यहां से एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं, कुछ भी आप लोगों को मैं पर्क्स आप लोगों को नहीं दे रहा हूं इसके अलावा, यानी कि मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं कि मैं यहां पर इनके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, इनको अलग से पीडीएफ दे रहा हूं, इनके लिए अलग से मैंने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो पढ़ाई का सामग्री है वो सबके लिए इक्वल है। ये फैसिलिटी यूट्यूब की साइड से है, ये जो फैसिलिटी दी जाती है ये मेरी साइड से नहीं है। तो कई सारे बच्चे ऐसे कई बार मेल करते हैं, बोलते हैं कि सर वैसे तो बोलते हो आप लोग एजुकेशन जो है फ्री रखना है। एजुकेशन फ्री रखने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर अगर कुछ भी कोई भी कुछ कर रहा है इस तरीके से यूट्यूब पर, तो आप लोग उसका भी ब्लेम जो है वो मेरे ऊपर डालोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यार, आज की डेट में अगर इस तरीके से जब मैं आप लोग कुछ यहां पर पेड दे नहीं रहा हूं, सारी चीजें फ्री में दे रहा हूं, तो यहां से भी जो पैसा आ रहा है उसको भी मैं रिटर्न आप लोगों को ही दे रहा हूं। आप लोगों को पता है जब कोविड-19 चल रहा था, दुनिया भर के फोन रिचार्ज किए गए, बहुत सारे बच्चों को जो किताबें देता हूं बीच बीच में, जिस तरीके से मेरे पास में कमेंट आते हैं, तो जो भी यहां से इकट्ठे होते हैं 5-7 हजार रुपए, वो इसी से देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने एक तरीके से इनको इसलिए मैंने यूज करना स्टार्ट किया क्योंकि इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है। यूट्यूब से जो अर्निंग आती है उसमें मेरी मेहनत है, पर लेकिन यहां पे इसमें कोई मेहनत नहीं है मेरी। तो ये आप लोगों के पास से आते हैं और आप लोगों के पास में ही चले जाते हैं। ठीक है, पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी इसको ज्वाइन मत करना। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ज्वाइन बस वो करना जिसको लगता है कि हाँ ज्वाइन करने से उनके कमेंट मेरे तक पहुंच जा रहे हैं, वो चीज आप लोग देखते हैं। पर लेकिन इस तरीके से उसको आप लोग देखकर मत चलिए कि मैं आप लोगों को यहां पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन मेरे से मत करना कि आप लोग ज्वाइन बटन ज्वाइन करोगे तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा, ओनली आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा पीडीएफ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं मैं। जो भी होगा वो सबके लिए होगा, जो भी होंगी सारी चीजें, लेक्चर वगैरह जो पीडीएफ में प्रोवाइड दे रहा हूं वो सबके लिए होगा, चाहे पैसे दो चाहे ना दो, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये YouTube ने फीचर इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि YouTube ने पिछले कुछ टाइम में जो YouTube से जो अर्निंग होती है ना, कमाई होती है, वो काफी कम कर दी है घटाकर। तो उनको लगा कि चलो थोड़ा सा क्रिएटर को यहां से थोड़ी हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप लोग मॉर्निंग में, अगर आप लोग जैसे कि मॉर्निंग में अगर आप लोग वीडियो देखते हैं,
जब प्रीमियर वगैरह चलता है तो उसमें कमेंट वगैरह जो रहता है ना, कमेंट का जो सेक्शन रहता है इस तरीके से जिसमें आप लोग कमेंट करते हैं, तो वहां पर एक डॉलर का साइन बना रहता है, तो उस पर कमेंट कर कर, जैसे कई सारे ऐसे होते हैं, आप लोगों ने चैनल पर देखा होगा, लाइव स्ट्रीमिंग चलती है तो वहां पर दुनिया भर के पैसे वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं, कई बार डोनेशन के लिए भी। तो वहां से भी ये यूट्यूब ने अलग अलग अपॉर्चुनिटी इसलिए दी है क्योंकि डायरेक्ट तो एडवर्टीजमेंट से यूट्यूब पैसा दे नहीं रहा है ढंग से, तो ताकि लोग जो है यूट्यूब को छोड़कर ना जाएं, जो इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है वो यहां पर टिके रहें। तो इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव ये हो गया इधर का, ये जो ये ऐसा हो गया, यहां पर मेंबरशिप ज्वाइन करना है, ये यहां से हो गया, सुपर चैट वगैरह ये सारी, तो ये ऑल्टरनेटिव चीजें स्टार्ट की हैं ताकि यहां पर उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग आते हैं यूट्यूब पर वो एक तरीके से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई एडवर्टीजमेंट करने आएगा, कुछ और बिजनेस कर रहा होगा बैकग्राउंड में, अपना एडवर्टीजमेंट करने वहां पर आता है, ठीक है। मेनली एक तरीके से एडवर्टीजमेंट का मीडियम है ये। तो एजुकेशन जो इसको अभी स्टार्ट किया गया है, मेनली पहले एजुकेशन इतना नहीं हुआ करता था, एंटरटेनमेंट की तरीके से इसको देखा जाता था, तो यूट्यूब इसको मेंटेन रखने के लिए ऐसी ऐसी चीजें चलता रहता है। तो जिसने बोला कि बच्चे ने बोला कि सर आप इस तरीके से क्या प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो मुझे ज्वाइन करने के लिए मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं मेरे भाई, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें फ्री में है, जो भी आप लोगों को पढ़नी है वो सारी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिल लगाकर बिंदास होकर पढ़ते रहिए, ठीक है। आइए अब आप लोगों से बातें करता हूं आज के क्विज के बारे में। और यार देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो आप लोग उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो, कई दिनों तक रिपीटेडली क्वेश्चन करता रहता है फिर तो मुझे इरिटेशन सी होने लगती है, मैंने कहा यार हद कर रखी है, तो आप लोग भी एक्सप्लेन कर दिया करो एक दूसरे को अगर ऐसी चीजें कोई पूछता है तो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, एंजॉय करते रहो। देखो जब तक मैं अकेला हूं ना, जब तक मेरे साथ में कोई टीम नहीं जोड़नी पड़ रही है मुझे, जब तक मैं अकेला काम कर रहा हूं, तो मेरा इससे कोई मकसद नहीं है इस तरीके से कि मैं इससे कोई पैसा कमाना स्टार्ट करूं, ठीक है। पर लेकिन अगर कल को मैंने 10-15 बंदों की टीम कर ली तो मेरे बस की तो इतनी बात है नहीं कि मैं सबके लिए अपनी जेब से पैसा दे पाऊंगा सबको, तो उस टाइम की एक अलग बात होगी। पर जब तक मैं अकेला हूं तब तक मैं ऐसे ही डटा रहूंगा, और इसीलिए मैंने इतने दिनों से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, अपनी टीम वगैरह एक्सटेंड नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है। रीजन उसका बेसिकली यही है पीछे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ भी ऐसा करना पड़े जो कि मुझे अच्छा खुद को नहीं लगे, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिकली फंडा चलता आ रहा है, जिसकी वजह से सारी चीजें मैं खुद ही करता हूं, जो भी चीजें होती है मैक्सिमम। तो ये बेसिकली यही तरीका है, ठीक है। अगर टीम बढ़ानी पड़ेगी तो देखिए आप भी काम करोगे तो आपको भी सैलरी चाहिए कल को, ये थोड़ा ना कि कोई फ्री में काम करेगा अगर, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, आपको भी घर चलाना है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो उस तरीके से हैं थोड़ी चीजें। तो जब तक मैं हूं तब तक तो टेंशन नहीं है, बाकी आगे देखेंगे जो भी होगा, जब दिखेगा कि मेरा कुछ जुगाड़ नहीं बैठ रहा है तो तब की तब देखेंगे क्या करना है, ठीक है। पर मेरे लेक्चर जो हैं वो हमेशा फ्री रहेंगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। अगर कोई और भी आएगा तो उसकी वीडियो के लिए जो होगा उसकी अलग बात होगी। अगर मान लो कल को कोई आगे बोले कि सी सेट में पढ़ा रहा हूं, कल को कोई बोले कि यार जनरल स्टडी के सब्जेक्ट में पढ़ा देता हूं, ठीक है, तो उसकी चीजें होंगी तो उसके हिसाब से होंगी जो भी होंगी। पर मेरे लेक्चर जो हैं वो आप लोगों को हमेशा फ्री मिलेंगे जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा यूट्यूब के ऊपर, ओके। अब थोड़ा तसल्ली रखिए, फालतू की बातें मत किया करो वरना टाइम फालतू में वेस्ट हो जाता है स्टार्टिंग में। आइए अब बात करते हैं, बात की जा रही है यहाँ पर, सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली अभी जो न्यूज में देखने को मिल रहा है, हमारी कंट्री से अभी एक ऐसी कंट्री राइस खरीद रही है जो कि खुद में अपने आप सफिशिएंट है, पर फिर भी हमारी कंट्री से चावल खरीद कर लेकर जा रहे हैं। आखिर क्यों और कौन सी कंट्री है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, तो इंपॉर्टेंट है। अभी किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि जीरो मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी है कंट्री के अंदर, यानी कि जो गटर में जाकर लोग गटर को साफ करते हैं इस तरीके से, तो उसको जीरो करना है ताकि हमारी कंट्री में लोगों की जान न जा सके। नेक्स्ट जो बात करते हैं विंटर सेशन के बारे में बात की जा रही है, तो विंटर सेशन अभी हमारी कंट्री में कैंसिल किया गया, तो 36 साल पहले ऐसा हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि अभी अभी यहां पर ऐसा हुआ था। तो मुझे जब भी कोई ऐसा हुआ था तो मुझे हमेशा तन्नू एट समन्नू वाला वो डायलॉग आ जाता है कि शर्मा जी पहले भी ऐसा हुआ है, तो हाँ हाँ क्या हुआ है, तो वो वाले डायलॉग नहीं है कि भैया ऐसा ही अवस्थी जी की वही भी है, अगर गोली मारेगा तुरंत आकर, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा पहली बार नहीं है। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को बताना कब हुआ था, तो यहां पर जो BCIT है इसके द्वारा अभी यहां पर जो कोलार लीफ नॉइज जो बैट है यहां पर, उनको जो अभी एक्सटेंट होने की कैटेगरी में पहुंच रहे हैं, उनको वहां पर सेव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी के तो बड़े फेवरेट होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ये अभी एक्सटेंशन की यानी कि विलुप्त होने की कैटेगरी में है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है, तो किस बांध के ऊपर, वो किस बांध पर, कौन सी रिवर के ऊपर यहां पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, एक रिवर का नाम यहां पर दिया गया जिसका नाम है सबारी रिवर। ये सबारी रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर ये बताना है
अगर बात करते हैं सवारी रिवर के साथ में एक रिवर का नाम आप लोगों को यहां पर और बताना है। ये जो रिवर है ये सवारी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो रिवर है यहां पर ये ट्राई जंक्शन बनाती है 3 राज्य के साथ में। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक और राज्य है। तो यहां पर जो ट्राई पॉइंट होता है ना वहां पर जाकर मिलती है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाते हैं। नेशनल सेंटर फॉर जो पोलर एंड ओशियन रिसर्च है हमारी कंट्री में कहां पर लोकेटेड है? जो इंडिया का अंटार्कटिका जो प्रोग्राम है उसके लिए यहां पर ये बेसिकली उसको कंट्रोल करता है या फिर मैनेज करता है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है जो कामरूप ये डिस्ट्रिक्ट है कहां पर? आसाम के अंदर में। यहां पर एक फिशिंग एक वेटलैंड है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि लेक है, वो रामसर साइट है, उसमें अभी जो फिशिंग वगैरह को प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो ये कौन सा है इसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था। नेक्स्ट जो न्यूज है ये आप लोगों के सामने इंटरनेशनल न्यूज है, तो इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। यहां पर ये बात की जा रही है वियतनाम के बारे में। वियतनाम ने रिसेंटली हमारी कंट्री से चावल खरीदना स्टार्ट किया है। रीजन क्या है यहां पर? रीजन ये है कि वियतनाम के अंदर जो चावल का प्राइस है वो काफी बढ़ गया है, जबकि वियतनाम जो है वो वर्ल्ड में अगर बात करें आज के में 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद भी वियतनाम जो है वो हमारी कंट्री से चावल खरीद रहा है। तो आखिर क्या रीजन ऐसा हो गया है? जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वियतनाम, तो बाकी के 2 कौन है टॉप पर? उनमें से एक इंडिया है, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक का नाम आप लोगों को और बताना है। वियतनाम जो है वो यहां पर इंपोर्ट कर रहा है राइस इंडिया से। आज के डेट में लोकल प्राइस जो है वो काफी हाई जंप कर गए, क्योंकि डोमेस्टिक जो है वो सप्लाई बंद हो गई है। डोमेस्टिकली जो है बेसिकली जो आज के में जो लिमिटेड जो डोमेस्टिक सप्लाई देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके द्वारा सेव किया जा रहा है चावल को। रीजन क्या है कि वियतनाम जो है आज के में वो चीजों को इकट्ठा कर रहा है फ्यूचर के लिए, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारे एरिया से चीजें जो है सप्लाई होना बंद हो गई है। तो हमारी कंट्री में जो प्राइस है वो काफी लो है, तो इसलिए वियतनाम हमसे चावल खरीदने के काफी ज्यादा आतुर है। और वियतनाम के चलते यहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे वियतनाम है, ठीक है, ह्यूज प्राइस डिफरेंस है वियतनाम में और हमारी कंट्री में। तो अगर किसी को लगता है उस कंट्री से सस्ता सामान मिल रहा है तो कोई भी कंट्री आकर वो सामान खरीदना स्टार्ट करेगी। तो वियतनाम से और हमारी कंट्री में डिफरेंस क्या है? हमारी कंट्री में अगर बात करें पर टन के हिसाब से 381 जो यूएसडी डॉलर से लेके 387 तक है हमारी कंट्री में। वियतनाम में ये 500 से लेके 505 डॉलर तक है। तो आप लोग समझ सकते हैं डिफरेंस, एक ह्यूज डिफरेंस यहां पर आ जाता है जब लार्ज स्केल पर आप लोग चीजें खरीदते हैं। तो मान लीजिए आज के डेट में कोई एक पेन आप लोग मार्केट से लेकर आते हैं, ठीक है, वो पेन एक दुकान वाला देता है 1 रुपए का, ठीक है, और दूसरा दुकान वाला देता है उसको 2 रुपए का, ठीक है, बी दुकान वाला देता है उसको 2 रुपए का। अगर मान लीजिए एक पेन खरीदा कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को 1000 पेन खरीदने हैं, ठीक है, 1000 पेन खरीदने हैं। अगर इससे खरीदेंगे तो 1000 रुपए के आ जाएंगे, पर इससे खरीदेंगे तो 2000 रुपए के आएंगे। आप लोगों को 1 लाख पेन खरीदने हैं, इससे खरीदेंगे तो 1 लाख के आएंगे, इससे खरीदेंगे 2 लाख के आएंगे। आप लोगों को 1 करोड़ पेन खरीदने हैं, इससे खरीदेंगे तो 1 करोड़ के आएंगे, इससे खरीदेंगे 2 करोड़ के आएंगे। तो डिफरेंस देखें, जो बड़ी क्वांटिटी खरीदी जाती है जब, तो ह्यूज डिफरेंस बन जाता है वो। अभी रिसेंटली ग्लोबल पेंडेमिक यानी कि जिस तरीके से कोविड-19 है उसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इसके चलते आज की डेट में जो वियतनाम है और दूसरी कंट्री है वो अपने यहां चीजों को इकट्ठा कर रही है ताकि कल को कोई कमी देखने को न मिले, ताकि अगर सप्लाई भी जो यहां पर कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, अगर दिक्कत होती है, तो वियतनाम में अभी यहां पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। 2,70,000 जो यूएसडी डॉलर का जो राइस है, तो उसको यहां पर अभी आने वाले टाइम में अगर वर्ल्ड लेवल पर सप्लाई जो है वो डिसरप्ट रहती है। तो इसी के साथ में अदर जो एशियन कंट्री है जैसे थाईलैंड हो गया, या फिर जो थाईलैंड हो गया, वे भी यहां पर आज के में इंडिया की ओर को शिफ्ट हो रही है खरीदने के लिए ये सब चावल वगैरह। आइए ई है हमारा गोला, इसके ऊपर आप लोगों को दिखाते हैं वियतनाम कहां पर है, ताकि आप लोग अच्छे से मैप के साथ में कनेक्ट कर पाएं। तो ई है वियतनाम, ठीक है, तो वियतनाम है यहां पर। ये हो गया हो ची मिन जो सिटी है, ये इसकी कैपिटल है, आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और यहां पर ये एक ऐसी कंट्री है जो कि यहां पर जो साउथ चाइना सी के साथ में टच करती है। ये वो साउथ चाइना सी है जहां पर चाइना बोलता है कि ई हमारा सी है, और कोई नहीं यहां पर आएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में याद रखना। एक कंट्री है लाओस, ये कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्री है यहां पर, जो कि यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और जो यहां पर लाओस का नाम दिया, और आप लोगों से पूछा गया कि कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, तो यहां पर कौन सी है, वो लाओस लैंडलॉक कंट्री है। तो हमारी कंट्री से यहां पर ये इंपोर्ट कर रहे हैं। कहां को होता हुआ ये जाता है, तो आप लोगों के लिए यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इसको यहां से आप लोग देखते हैं, ये मलक्का स्टेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो मलक्का स्टेट से होता हुआ यहां से होता हुआ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो यहां से नीचे से आएगा, यहां से जो सिंगापुर भी यहां पर आप लोग देखते हैं, ये मलेशिया हो गया, थोड़ा सा नीचे आप लोग यहां पर, ठीक है। तो यहां से होता हुआ ये जाएगा और फिर यहां पे इधर से होता हुआ ये पहुंच जाएगा वियतनाम, ठीक है। तो ऐसे जाएगा यहां पर, ओके।
तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, यहां पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया वियतनाम, ठीक है। मैकोंग जो रिवर है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है तो जाकर उसको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िएगा, फिर कल उसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार होमवर्क भी आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा उसके बारे में, ओके। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में हल्का सा। अरे हाँ, ये हो चिन मिन जो सिटी है ये इसकी कैपिटल, मैंने कैपिटल बोला था ना अभी, कैपिटल नहीं है ये, कैपिटल इसकी हनोई है, ठीक है। तो ये याद रखना। वियतनामीज जो डोंग है यहाँ पर, ये इसकी करेंसी है और एशिया की कंट्री है, और वियतनाम का ये हो गया फ्लैग, ठीक है। तो ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, ये याद रखना। खासकर जो पोर्ट सिटी टाइप में होता है ना, तो वो काफी ज्यादा अलग से एक तरीके से उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन याद रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये नेशनल लेवल की न्यूज है, और हमारी कंट्री में जो अभी ये न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है हमारी कंट्री में किससे रिलेटेड? ये है बेसिकली विंटर सेशन से रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन जो होता है उसको बोलते हैं आप लोग बजट सेशन, जो साल के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। फिर होता है यहाँ पर मॉनसून सेशन, और फिर होता है विंटर सेशन। बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, फिर मॉनसून सेशन उससे कम होता है, और विंटर सेशन उससे कम होता है। तो ये जो सेशन होते हैं, हमारे संविधान में इसके बारे में बात की गई है कि मैक्सिमम जो पार्लियामेंट है वो कम से कम 6 महीने में एक बार मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने में अगर एक बार मिलेगी तो कहने का मतलब है कि 2 सेशन तो मिनिमम होने चाहिए। तो इसलिए कभी कभी अगर मूड बनता है हमारी कंट्री में जो पॉलिटिशियन है, तो एक सेशन को खा जाते हैं, यानी कि एक सेशन को रद्द कर देते हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट है उसका विंटर सेशन जो है यहाँ पर ये नहीं देखने को मिला, और राज्यसभा में ये बोला गया कि जस्ट 33 दिन, यानी कि 2020 में अगर बात करें जो टोटल दिन है उसमें से ओनली 33 दिन के लिए हमारी राज्यसभा खुली है, जो कि यहाँ पर सबसे कम, आज तक की हिस्ट्री में सबसे कम टाइम यहाँ पर जो सिटिंग हुई है राज्यसभा की। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें प्रॉपर वे में डिस्कशन डिबेट होना चाहिए। तो वो सबसे कम बार अब की बार 2020 में उसके सेशन देखने को मिले। तो मॉनसून सेशन और बजट सेशन में जो टोटल यहाँ पर जो जोड़ेंगे आप लोग, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 33 दिन के करीब यहाँ पर देखने को मिला। अगर बात करें यहाँ पर, इससे पहले भी कई सारे ऐसे ओकेजन है जिसपे जो यहाँ पर विंटर सेशन है उसको यहाँ पर एक तरीके से कैंसिल किया गया है। पर लेकिन पहले ये देखिए आप लोग यहाँ पर कि इससे पहले भी यहाँ पर अगर बात करें काफी कम जो देखने को मिला है, तो 3 ऐसे ओकेजन आप लोग देखते हैं जब बात करें यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है 48 के करीब देखने को मिला 1999 में, ठीक है। इसी के साथ में ये 50 से नीचे सीटिंग है। इसी के साथ में 46 के करीब थी 2004 में और 2008 में, यानी कि एक तरीके से इससे कम भी सेशन हमारी कंट्री में राज्यसभा के देखने को मिले हैं। पर लेकिन 2020 में जो सेशन आप लोगों को देखने को मिले हैं वो ओनली 33 दिन है। तो ये सबसे कम सेशन हमारी कंट्री में 2020 में राज्यसभा के। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लास्ट टाइम जो हमारी कंट्री में अगर बात करें जो कैंसिल किया गया था ये सेशन, विंटर सेशन, ये 36 साल पहले कैंसिल किया गया था 1984 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। आप लोगों से डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा यार क्या ऐसा पहले हुआ है, तो हाँ बिल्कुल हुआ है भैया, इस टाइम पर हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हिस्ट्री आप लोग देखिए, 2 अदर जो ऐसे टाइम देखने को मिले जब विंटर सेशन कैंसिल किया गया, तो 1979 और 1975, तो यहां पर भी विंटर सेशन जो था वो कैंसिल किया गया। राज्यसभा जो है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा मिली नहीं तो उसने काम नहीं किया है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में प्रेजेंट गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, तो इसलिए कोई भी बिल के ऊपर ज्यादा डिबेट डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से पास हो जाता है। तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है आराम से। तो प्रोडक्टिविटी 82% देखने को मिली है 11 सालों में। रीजन क्या है? 39 के करीब जो बिल है वो पास किए गए हाउस में 2020 में, इंक्लूडिंग 12 बजट सेशन के और 27 मॉनसून सेशन के, क्योंकि कोई रोक टोक अब रह नहीं गई, तुरंत आते हैं और बिल जो है वो निकल कर चले जाते हैं। तो इस तरीके कंडीशन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, यानी कि 33 दिन काम कर भी प्रोडक्टिविटी शानदार है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, आप लोग पूरी साल पढ़ते रहते हैं, तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही करिए कि जरा सा टाइम पढ़ना पड़े और नंबर जो है शानदार आए, ठीक है। तो अपना बुद्धि का विकास कीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियन की तरीके से। चलिए जो भी है, पर अच्छा नहीं है, ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर, ये संविधान के बारे में, हमारी पार्लियामेंट के बारे में बात की जा रही है। हमारी पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत पार्लियामेंट बनाई जा रही है उसको बोल रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है इसको आगे निकलने के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि काम रुका ही नहीं था। अगर आप लोग दिल्ली के इस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, आप लोग आसपास निकल कर जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर बड़ी बड़ी जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर खड़ी कर रखी है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर 86 एकड़ के अंदर जो लैंड है, यहाँ पर ये लुटियन गार्डन्स इन दिल्ली के अंदर, यहां पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। पुरानी जो पार्लियामेंट है उसको ये माना जाता है कि वो ब्रिटिश की धरोहर थी, एक तरीके से ब्रिटिश का, उन्हें कहते हैं कि ब्रिटिश की निशानी थी एक तरीके से हमारी कंट्री में। तो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है, ये स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में कई सारी चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर चीजें स्ट्रक्चर तैयार की जा रही है। अप्रैल 2020 में पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि यहां पर आज की डेट में देखिए
जो ये यहां पर 86 एकड़ जो लैंड ली जा रही है, तो आर्टिकल 21 का हनन यहां पर किया जा रहा है। अब आप लोग बोलेंगे आर्टिकल 21 यहां कैसे आ गया? तो यहां पर ये मानना है कि दिल्ली में काफी लार्ज स्केल पर पोल्यूशन वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से काफी सारे पेड़ पौधे वगैरह काटे जा रहे हैं, और इसी के साथ में जो मास्टर प्लान बनाया गया था दिल्ली के लिए, उसका भी ये वोलेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें ये बोला गया था कि ग्रीनरी वगैरह जो है वो काफी अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 जो ग्राउंड रखे गए, वोलेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी लॉ, इसी के साथ में लैंड का जो यूज था उसमें चेंज किया गया, और वोलेशन इन्वायरमेंटल लॉ, तो ये सारी कंडीशन देखने को मिली, जिसके चलते ये बोला जा रहा है कि ये सही प्रोजेक्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं जो चीजें जिस तरीके से सोची गई थी उस तरीके से नहीं की जा रही है। अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये माना जाता है कि जो पार्लियामेंट है ये 1927 में इसको कंप्लीटली बिल्ड किया गया था, यानी कि बनाया गया था। तो आज की डेट में ये पार्लियामेंट जो है उस टाइम पर जो बनाई गई थी ना, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरीके से बनाई गई थी, क्योंकि सारी पावर तो होती थी वहां पर अंग्रेजों के हाथ में। तो हमारी कंट्री में जस्ट ओनली टाइम पास के लिए यहाँ पर उन्हीं कहते कि झुनझुना दे रखा था हाथ में, एक तरीके से टाइम पास करने के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे। पर आगे चलकर हमारी कंट्री में प्रॉपर संविधान के हिसाब से जब चीजें चली तो लोकसभा राज्यसभा प्रॉपर चीजें देखने को मिली। तो जो चैंबर भी हैं वो ओनली यहां पर एक तरीके से सिंगल पॉइंट ऑफ से क्रिएट कर रखे हैं, प्रॉपर उस तरीके से नहीं है जैसे पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो करंट पार्लियामेंट जो है वो इंपीरियल ओरिजिन, यानी कि जो हमारी कंट्री में अंग्रेजों का रूल रहा है उसको दिखाती है। और इसी के साथ में हम लोग चाहते हैं कि आजादी के बाद में हमारी पार्लियामेंट हमारे हिसाब से हो। तो मोदी जी जो है वो इसी बात को लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर कोई पढ़ेगा तो पार्लियामेंट किसने बनाई थी, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बनाई थी। अच्छी बात है, पार्लियामेंट बना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, पर लेकिन जो टाइम है वो अच्छा नहीं है। इसको लेकर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो टाइम है आज के में लोगों के पास में जॉब नहीं है, बीमारी महामारी चल रही है, इस टाइम से इतनी ऑलरेडी यहां पर ये कह रहे हैं कि बजट गड़बड़ा है। तो उस टाइम पर ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तैयार करना 1 साल बाद भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले इस बार जो पेंडेमिक चल रहा है, पहले दवाई वाई बनाकर थोड़ा लोगों की हेल्थ वगैरह सही कर कुछ को जॉब दे दो, पर लेकिन वो काम नहीं है, पहले पार्लियामेंट बनाई जाएगी। तो उसके चलते क्रिटिसिज्म भी इस प्रोजेक्ट का देखने को मिल रहा है। ये पार्लियामेंट जो बनाई गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो पार्लियामेंट है आज के डेट में, ये आज के डेट में कई सारी ऐसी कंट्री है जैसे यूएसए के द्वारा भी अपना जो यहां पर बिल्डिंग तैयार की गई, आजादी के 25 साल बाद यहां पर तैयार की गई, ठीक है। तो हमारी जो कंट्री में यहां पर आजादी के 75 साल बाद इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। तो इसके चलते कई सारी बातें और बोली जा रही है कि ये अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पॉलिटिशियन है हो सकता है कि वो इसके अंदर दबकर मर जाएं सारे अगर कोई अर्थक्वेक आता है। तो इसके चलते नई पार्लियामेंट अर्थक्वेक प्रूफ बनाई जा रही है। इसी के साथ में 2001 में अटैक देखने को मिला हमारी कंट्री में, तो ये काफी खतरनाक था, पाकिस्तान के द्वारा अंदर घुसने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट में अगर घुस जाते तो हमारी कंट्री को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता था। हमारे जो चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी जान जा सकती थी बहुत सारों की। तो उसके चलते भी यहां पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी यहां पर ये प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो वो भी एक सही सिस्टम है। पर लेकिन फिर भी ये सारी चीजें सही है कि हाँ नई पार्लियामेंट बनाई है, अच्छा है, नई पैटर्न पे बनाई है, पर लेकिन टाइमिंग भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है, जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए था और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है, आप लोग ये बताना है कि इसका स्ट्रक्चर किसके द्वारा तैयार किया गया है, जो स्ट्रक्चर तैयार करने वाली पर्सनैलिटी का नाम बताना है, और कंस्ट्रक्ट कौन कर रहे हैं यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, तो ये आप लोग को बताना है। मैंने आप लोग को पढ़ाया था। एक और क्वेश्चन आप लोग को यहां पर बताना है कि जो ये पार्लियामेंट पुराने वाली है ये किसके द्वारा तैयार की गई थी, यानी कि इसका स्ट्रक्चर किसके द्वारा तैयार किया गया था, इसका जो ढांचा है यानी कि एक मैप किसके द्वारा बनाया गया था। ये सारी चीजें वो है जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो रिपीट हो जाएंगी, थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और फिर कल मैं डिस्कस भी कर दूंगा। तो देखिए कितनी बार चीजें रिपीट हो जाती हैं अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देखते हैं। तो एनर्जी के बारे में बात करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज है, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आखिर क्या है, सबसे पहले तो बात की जा रही है सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी जो है यहाँ पर एक तरीके से जो सूरज के से हेल्प से हम लोग जो एनर्जी तैयार करते हैं, तो सोलर एनर्जी को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है एक पर्टिकुलर रिवर के ऊपर, जो कि है यहाँ पर नर्मदा रिवर। इसके ऊपर एक डैम है, एक बांध है जिसका नाम है ओमकारेश्वर बांध, ठीक है। तो इस ओमकारेश्वर बांध के ऊपर ये फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जा रहा है और ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क होगा। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, नॉर्मली अगर आप लोग सोलर पार्क बनाते हैं तो आप लोग जमीन के ऊपर बनाते हैं, तो उससे दिक्कत क्या रहती है, उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है निकलकर कि आप लोग लैंड है उसको घेर लेते हैं, वहां पर हो सकता है वहां पर खेती की जाए, कोई और बिल्डिंग वगैरह बना ली जाए। पर लेकिन अगर इस तरीके से पानी के ऊपर बनाते हैं तो उससे फायदे कई सारे देखने को मिलते हैं। तो जानेंगे वो क्या क्या फायदे हैं और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये समझिए इसकी कॉस्ट कितनी आनी है, तो 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे यहां पर इस पर्टिकुलर जो बैन को कंप्लीट करने के लिए नर्मदा रिवर के ऊपर। ये जो यहां पर ये फाइनेंशियल जो असिस्टेंस मिल रहा है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और जो पावर ग्रिड है यहां से पैसा आ रहा है इसके अंदर पैसा लगाने के लिए। तो 2 पॉइंट के ऊपर आप लोग इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। एक तो जो बात की जा रही है यहां पर ये फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट जो है यहां पर
ये फोटोवोल्टिक सेल यूज करेगा जो कि इंस्टॉल की जा रही है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि ये तैरेगा, एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, यहां पर एक तरीके से तैरता हुआ आप लोगों को ये नजर आएगा। दूसरा बात यहां पर एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो फ्लोटिंग कॉन्सेंट्रेशन देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा, मिरर रिफ्लेक्शन भी यहां पर नजर आएगा एक तरीके से, यानी कि मिरर रिफ्लेक्शन की हेल्प से भी जो रीडायरेक्ट की जाएगी सोलर एनर्जी जो है। मान लीजिए आज के दिन में आप लोगों ने प्लेट ऐसे लगा दी, ठीक है, कुछ ऐसे प्लेट आप लोगों ने लगा दी, अब सूरज है इस साइड से निकल कर, ठीक है, अब ये प्लेट पर रोशनी इस तरह से पड़ रही है, अब ये थोड़ी सी मान लीजिए टिल्टेड है, अब सूरज आ रहा है उस साइड से निकल के, तो कैसे आएगी, तो शीशा अगर सामने लगा दोगे तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए यहां पर रोशनी पड़ रही है। तो इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्शन का भी जुगाड़ किया गया ताकि प्रॉपर वे में उसके ऊपर रोशनी पड़ती रहे और प्रॉपर वे में एनर्जी जनरेट कंटीन्यूअसली होती रहे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि के जो चक्षु खोलकर उसका इस्तेमाल किया गया, यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल किया गया ढंग से, जो कि एक अच्छा इस्तेमाल आप लोग बोल सकते हैं। 600 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी का देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर अपवर्ड और डाउनवर्ड बेस आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि जो डैम के अंदर जैसे लहरें भी अगर थोड़ी बहुत चल रही हैं तो उसके चलते एक तरीके से ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर फ्लड या फिर वेव आती है तो वो भी आसानी से ये एडजस्ट कर पाएगा। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको यहां पर बनाया गया है। और सोलर जो एक तरीके से ये फ्लोट करेगा, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि सूरज की किरणें जो है वो प्रॉपर इमेज के ऊपर पड़ती रहेगी, फिक्स नहीं रहेगा यहां पर। ये एडवांटेज क्या देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी तो बात ये कि जो लैंड है वो ऑक्युपाई नहीं करेगा ये, यानी कि एक तरीके से समुद्र के या फिर नहर के या फिर ओशन के ऊपर कहीं पर आप लोग नदी के ऊपर बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है जमीन का यूज जो है वो किसी और पर्पज के लिए आप लोग कर सकते हैं। तो ये है पहला। दूसरा है रिड्यूस करेगा वाटर इवेपोरेशन को, यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा जो पानी जो होता है वो एक तरीके से इवेपोरेट होता है, तो उसको रोकेगा यहां पर, यानी कि जो पानी भाप में बन के उड़ता है उसको रोकेगा तो पानी को सेव कर पाएगा। तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। इसी के साथ में नेचुरल कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से जो पानी के अंदर जो भी यहां पर जीव जंतु रहते हैं तो उनके लिए काफी फायदा देखने को मिलेगा, उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि पानी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह पाएगा, ठीक है, वरना बहुत ह्यूज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनको थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। जियोग्राफी से रिलेटेड न्यूज है, लोकेशन के बारे में भी कई बार आप लोगों से कई सारी न्यूज पूछ ली जाती है। सबसे पहले आप लोगों को मैं मैप दिखाता हूं। यहां पर हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया तेलंगाना और ये हो गया आंध्र प्रदेश। इनका जो जंक्शन पॉइंट है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। पर लेकिन अगर इधर उड़ीसा बोल देंगे आप लोग तो यहां पर इसका भी जंक्शन पॉइंट आप लोग लगभग देख सकते हैं यहां पर। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर ये एक मीटिंग पॉइंट होगा अगर कोई सा भी। पर लेकिन यहां पर आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और इसी के साथ में यह है उड़ीसा, तेलंगाना नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि न्यूज क्या है यहां पर। ये न्यूज यहां पर ये कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर एक पर्टिकुलर रिवर है जिसका नाम है यहां पर ये है साबरी रिवर। साबरी रिवर यहां पर ये चिंतूर विलेज के पास में, तो ये एक तरीके से ट्राई स्टेट बॉर्डर यहां पर देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में तो ये कुछ एक तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही तरीके के यूनिक इनिशिएटिव है, जहां पर जो माइग्रेंट जो फिशर हैं उनकी जो फैमिलीज हैं वो यहां पर टेम्परेरी हाउस बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सबारी जो रिवर है यहां पर, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। सबारी रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन कई सारे ऐसे पूछ ले जाते हैं कई बार, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो बेसिकली जो बात की जा रही है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के बारे में बात की जा रही है, तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इसी के साथ में जो ओरिजिनेट होती है तो ये वेस्टर्न स्लोप जो ईस्टर्न घाट का, वहां से ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर ये जो हिली एरिया है, हिली एरिया यहां पर संकरनम, ठीक है, तो यहां पर ये हिली रेंज है जहां पर ये आप लोगों को नजर आएगी। नेक्स्ट जो यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन के बारे में तो यहां पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट जो है, ठीक है, और बाद में एंट्री करती है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, और मर्ज होती है फिर गोदावरी रिवर के साथ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कहां से निकल कर किसके साथ में मर्ज होती है। इसी के साथ में यहां पर ऑल्सो नोन एज, यहां पर इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, ये यहां पर कोलाब रिवर। तो कोलाब रिवर के नाम से भी यहां पर जो सबारी रिवर है उसको पुकारा जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। अपर कोलाब जो है यहां पर ये उड़ीसा के अंदर इसको बोल रहे हैं, यहां पर ये एक तरीके से जो लोकेटेड है सबारी रिवर के, तो मेजर डैम प्रोजेक्ट जो सप्लाई वाटर है वो यहां से देखने को मिलता है, जो कि इरिगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ये यहां पर सिलीरू, ठीक है। तो ये जो रिवर है यहां पर जो सिलीरू रिवर है, जिसको यहां पर ये एक तरीके से इसको यहां पर ये मकुंद, ये एक तरीके से अपर रीच रिवर है, यहां पर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सबारी रिवर।
तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना पीछे, तो यहां पर सबारी रिवर, तो उसकी ट्रिब्यूटरी है यहां पर सिलेरू रिवर, ठीक है। तो मेनली जो ज्वाइंट आप लोगों को देखने को मिलता है ट्राई जंक्शन पर यहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर, तो ये यहां पर रिवर का इसका देखने को मिलता है। तो सिलेरू जो रिवर है यहां पर ये ह्यूज पोटेंशियल रखती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, तो इसका भी पोटेंशियल टैप करने की कोशिश की जाती है। तो इसके चलते जो भी रिवर है हमारी कंट्री में, जो भी न्यूज में है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए उनके बारे में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट को लेकर। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, तो हमारी कंट्री में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया 40th यानी कि 40वां साइंटिफिक एक्सपेडिशन होता है एक तरीके से अभियान, कहां पर अंटार्कटिका वाले रीजन में। यानी कि जब आप लोग पृथ्वी का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं आर्टिक वाला रीजन, नीचे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं अंटार्कटिका वाला रीजन, तो नीचे वाले पोल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा जो एक्सपेडिशन यहां पर देखने को मिल रहा है, ये 4 डिकेड अगर बात करें कंट्री के, ठीक है, तो साइंटिफिक एंडेवर को दिखाता है कि हम लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, और नॉर्मली इसको कई बार व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो 40वां जो एक्सपेडिशन है ये गोवा से स्टार्ट किया गया, तो जनवरी 5 से, तो 43 मेंबर इस पे जा रहे हैं बैठकर, और ये सारे कहां पर पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे अंटार्कटिका वाले रीजन में। यानी कि अगर मैं आप लोगों को मैप में यहां पर इसके बारे में दिखाऊं तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां से चले यहां पर, ये हमारी कंट्री में इंडिया से चले, ठीक है, और पहुंचेंगे कहां पर, ये नीचे पहुंचेंगे यहां पर, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखिए, तो ये नीचे अंटार्कटिका आप लोगों को दिख रहा है ना लिखा हुआ यहां पर, ये अंटार्कटिका एग्जैक्ट देख सकते हैं आप लोग। तो इस पर्टिकुलर रीजन में पहुंचेंगे, तो इसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट न्यूज बन सकती है। यहां पर जो एक तरीके से आइस क्लास जो एमवी सॉरी, तो यहां पर जो बात की जा रही है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो यहां पर ये बेसिकली एमवी विसेली गोविन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके हिसाब से यहां पर ये 30 दिन में जर्नी यहां पर पहुंचने वाली है, और ये जो जर्नी जो यहां पर पहुंचेगी उसके हिसाब से फिर हम लोग यहां पर देखिए, ऐसा होता है कि यहां पर ये नहीं होता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा ऑटो में बैठ के जाते हैं, तो ऑटो क्या करता है, इस साइड से लेकर जाता है, उधर से फिर सवारी भर के लेकर आता है। तो ऐसे ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी लोग वहां पर गए हैं उनको वापस लेके आएगा और इधर से लोगों को लेकर जाएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट मिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो इंडिया का जो मिशन है यहां पर, ये बेसिकली वहां पर जो पहुंचेंगे, तो यहां पर अप्रैल के महीने में यहां पर पहुंचेंगे, फिर यहां से वापस आएंगे, ठीक है। तो ये उनको छोड़कर फिर यहां पर वापसी आएगा, ओके। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है कि रिटर्न जो आ रहा है बेसिकली, तो हमारी कंट्री में अगर बात करें अंटार्कटिका जो एक्सपेडिशन के बारे में आप लोग यहां पर बात करते हैं, तो ये जो बिगिन किया गया था ये 1981 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, और फर्स्ट ट्रिप जो थी यहां पर ये 21 साइंटिस्ट की जो ट्रिप थी ये यहां पर नजर आई। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि हमारी कंट्री के कौन कौन से एक्सपेडिशन है जो आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर एक जो है यहां पर दक्षिण गंगोत्री के नाम से था, ये भी अंटार्कटिका वाले रीजन में था। दक्षिण गंगोत्री जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया फिलहाल अभी, यानी कि 25 फरवरी 1990 में इसको डीकमीशन कर दिया गया। मैत्री और भारती भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी यहां पर आज के डेट में काम कर रहे हैं, पर लेकिन ये डीकमीशन कर दिया गया है। तो ये इंडिया के अंटार्कटिका वाले रीजन पर प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री की साइड से वहां पर रिसर्च करने के लिए बेसिकली बनाए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखना, भारती और जो मैत्री है ये पर्टिकुलर यहां पर काम कर रहे हैं, और ये काफी प्यारा क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है। ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर और जो ओशियन रिसर्च है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको एनसीपीओआर आप लोग बोलते हैं। तो एनसीपीओआर जो है डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लेंगे कहां पर है, कहां से इसको मैनेज किया जाता है। तो ये जो मैनेज किया जा रहा है ये गोवा से मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। तो गोवा में इसका मैनेजमेंट सेंटर है, तो इंडियन अंटार्कटिक जो प्रोग्राम है उसका मैनेजमेंट सेंटर है गोवा में, जिसकी बेस पर हम लोग ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि रिसेंटली काफी न्यूज में है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग भी बताइए, ये मैंने आप लोग को अंटार्कटिका के बारे में बताया, आप लोग ये बताइए हमारी कंट्री के आर्टिक वाला जो रीजन है उसमें हमारी कंट्री का कोई मिशन है, अगर हाँ तो उसका नाम आप लोग को बताना है। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्या होते हैं, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज के बारे में। पर्सन इन न्यूज ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैकमा आप लोगों ने देखा होगा, कई बार इनका नाम सुना होगा, अलीबाबा कंपनी का नाम तो सुना है ना, तो उसी का फाउंडर है जैकमा, और ये स्टार्टिंग में एक टीचर थे, और बाकी के बात करें तो एक तरीके से काफी बड़ी उम्र में जाकर इनके द्वारा अपना जो सिस्टम स्टेब्लिश किया गया, और आज की डेट में ये चाइना के सेकंड सबसे अमीर पर्सन है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सन जो है किसी भी एज में कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकता है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो चाइनीज जो बिलियनर है अलीबाबा, अलीबाबा नहीं, जैकमा, जो कि अलीबाबा के फाउंडर है, ठीक है। तो ये रिसेंटली अभी यहां पर काफी लंबे समय से अक्टूबर से यहां पर ये पब्लिक में नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अभी रिसेंटली यहां पर ये माना जा रहा है कि ये गायब हो गए हैं। मतलब एक तरीके से ये माना जा रहा है कि इनके द्वारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसके खिलाफ कुछ बोला गया, और तब से पब्लिक में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बिलियनर जो है यहां पर आज की डेट में यहां पर जो चाइनीज में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो रिजीम है वो जो वहां पर एक तरीके से पावर में है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई कुछ थोड़ी बहुत इनके द्वारा, तो तब से यहां पर ये पिक्चर में नहीं है। और ये चीजें जब सामने आई, ये सामने तब निकल कर आई, एक अफ्रीका बिजनेस जो हीरोज है उसका टैलेंट शो यहां पर
एक तरीके से उसका एपिसोड था जो फाइनल एपिसोड, तो उसमें इनको अपीयर होना था वहां पर, तो ये वहां पर नहीं पहुंचे और इनके जो एग्जीक्यूटिव थे वो वहां पर पहुंचे, जिसके चलते यहां पर उस टाइम पर ये जो शक था ये और ज्यादा गहरा गया कि आखिर ये पर्सन है कहां। ऐसा तो नहीं है चाइना ने इनका कुछ इधर उधर कर दिया इनको, ठीक है, तो वो चीजें हैं यहां पर। तो इसके चलते यहां पर जो बेसिकली इसी डेट में जो इनकी वर्थ है वो 48.2 बिलियन यूएसडी डॉलर है, जो कि सेकंड वेल्थेस्ट पर्सन है चाइना के अंदर में। तो ऐसे पर्सन अगर इस तरीके से गायब हो जाए गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ बोलने पर, तो देखिए जनता में पूछना तो बनता ही है। कितने लंबे समय से अगर देखा नहीं है, कुछ ज्यादा न्यूज नहीं आ रही है इनके बारे में, और खासकर जब से इनके खिलाफ कई सारे एक्शन भी लिए गए, अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इनकी कंट्री की है। क्या क्या है वो एक्शन, जैसे बात करें दिसंबर 2020 के बारे में, तो यहां पर इनके खिलाफ कई सारे यहां पर एक तरीके से एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस के केस चलाए गए। एंटी कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जैसे जियो के बारे में अगर हम लोग आज के में बात करते हैं ना, जियो क्या करे, जियो सारी चीजों को फ्री प्रोवाइड करा दे, एयरटेल की कमर टूट गई, ठीक है, आइडिया की कमर टूट गई, वोडाफोन भाग गया, बीएसएनएल और जो एमटीएनएल है उनकी वैसे ही कमर में दर्द हो रखा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से कंपटीशन देखने को मिलता है। अरे हाँ देखिए यार, मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं होता है। मैंने जब बीएसएनएल के बारे में बोला कि मेरे बीएसएनएल के जो नेटवर्क है उसमें एक तरीके से नेटवर्क नहीं आ पाता है, बड़े गंदे कनेक्शन आते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला, तो एक फैमिली मेंबर के द्वारा बोला गया कि सर मैं बीएसएनएल में काम करती हूँ। सर बड़ा बुरा लगा जब आपने बीएसएनएल की इंसल्ट की। देखिए ऐसा कोई पर्पज नहीं है, मजाक मजाक में बातें की जाती हैं, उसका कोई मेरा पर्सनल ऐसी इंटेंशन नहीं होती है कि किसी चीज को मुझे हर्ट करना है, या फिर बेसिकली थोड़ा सा एंटरटेन के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग चीजों को सुनते हैं ना, तो फिर आप लोगों को लंबे समय तक याद रह जाती है, ठीक है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ दूंगा तो पीपीटी ही आप लोगों के सामने डेली टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, अगर खुद से ऐसी पढ़नी है तो मेरा पर्पज क्या रह जाएगा। मेरा पर्पज ये कि चीजें आप लोगों को आसान करके समझाई जाए, तो उसमें थोड़ी बहुत ऐसी चीजें अगर आ जाती हैं दिमाग में जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसको ऐसे मत लिया करो कि मैं किसी चीज की इंसल्ट कर रहा हूं, ठीक है। वो ऐसे है कि हाँ याद करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, और इंसल्ट करने का कोई मतलब नहीं है यार। कंट्री का पीएसयू है एक तरीके से, खासकर अगर बात करें अब तक उसी के कंधे पर चीजें चली हुई आ रही थी, तो ऐसी कोई बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अगर कोई आप लोग ऐसा कुछ लगता है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, कोई ऐसा पर्पज नहीं होता है। अगर बात करें जहां पर अगर बात करें जैक मा के बारे में, तो इनके ऊपर कई सारे अभी चीजें और चल रही हैं, जैसे कि इनकी बात करें तो इनके ऊपर यहाँ पर रेगुलेटरी टॉक की भी बात की जा रही है, समन किया गया यहाँ पर जो एपेक्स बैंक यहाँ पर, जिसको पीपल बैंक ऑफ चाइना कहते हैं, तो इनको बुलाया भी गया। चाइना के जो कंट्री के अंदर इनके जो आंट ग्रुप है उसके 37 बिलियन के जो यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिनको आप लोग आईपीओ बोलते हैं, ठीक है, आईपीओ का एक तरीके से तरीका होता है मार्केट से पैसा उठाना, तो उसके चलते आईपीओ जारी किए जाते हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है यहाँ पर ये अगर बात करें 37 बिलियन की, तो सस्पेंड कर दी गई ओनली 48 घंटे पहले, जब हांगकांग और संघाई स्टॉक में यहां पर प्रस्तुत किए जाने थे। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा कुछ चल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, हमारी कंट्री में पेटीएम हो गया, फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमेटो हो गया, इसी के साथ में ऑनलाइन रिटेलर स्नैपडील हो गया, इसी के साथ में बिग बास्टिक हो गया, एक्सप्रेस बीज हो गया, तो ये कई सारी ऐसी कंपनी जिसमें अलीबाबा ने अच्छे खासे लेवल पर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ऐसी चीजें भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि आखिर क्या क्या हमारी कंट्री में कहां पर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रहा है सोशल इशू के बारे में, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करेगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सोसाइटी के बारे में होगा। जी हाँ बिल्कुल सोसाइटी के बारे में। आप लोगों ने कई बार ऐसे कई सारे आसपास में भी सीन देखे होंगे। अच्छा कितने ऐसे फैमिली मेंबर जिसने ऐसा कुछ सीन देखा है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को गटर में उतारा जा रहा है, तो उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो गटर के अंदर जब इंसान को उतारा जाता है गटर को साफ करने के लिए, तो यहां पर नॉर्मली हमारी कंट्री में एक एक्ट है जो कि हमारी कंट्री में 2013 में लाया गया, और आज के दिन में मैं 2020 में क्रॉस कर 2021 में बैठा हूं 6 तारीख, अभी 2020 में कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि टोटल मिलाकर देखें तो 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्ट को, पर फिर भी ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। क्या बोलते हैं कि प्रोहिबिट करना है, यानी कि रोकना है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो जॉब मिले, मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि गटर वगैरह साफ करना, और उनको रिहेबिलिट करना है कि उनको कोई जॉब दी जा सके। यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों को किसी को भी जॉब नहीं देनी है इनमें, अगर कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी तो उनको रिहेबिलिट करना है इसमें से निकालकर, ताकि वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सके। और आप लोग क्या कर रहे हैं, जो भी काम इसके अंदर करते हैं उसको प्रॉपर इक्विपमेंट मिलने चाहिए, और ये जो गटर वगैरह साफ करना है इनके लिए तो मशीनें आती हैं, वो आप लोग को यूज करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो आप लोग फॉलो करके यहां पर चल सकते हैं, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रूल बनाने वाले हैं वही रूल को एक्सप्लॉइट करते हुए नजर आते हैं। नॉर्मली ये जो म्युनिसिपैलिटी वाले हैं जो खासकर मशीन वगैरह यूज नहीं करते हैं, वही यहां पर नॉर्मली इनसे गटर साफ कराते हैं। तो हमारी कंट्री में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, जो कि एक तरीके से जिसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आप लोग बोलते हैं, तो ये जो बॉडी है इसके द्वारा बोला गया है, रिकमेंड दी गई है कि 0 करो भैया इसको मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंट्री के अंदर। बहुत सारे लोगों की जान जा रही है इसकी वजह से, और लोगों को अपने घर का पेट पालने के लिए
कहीं ना कहीं इन गटर में उतरना ही पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको रोकने की बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसने ये बोला है कि जीरो करनी है आप लोगों को, ठीक है, एक तरीके से नील करनी है जो सैनिटरी लैट्रिन होती है, जो मैनुअली जिनको इस तरीके से साफ किया जाता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा कई सारी रिकमेंडेशन दी गई है, जिसके चलते ये इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो जो जो रिकमेंडेशन है वो रेगुलेशन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लिखने के लिए आता है ना आंसर राइटिंग में, रिहेबिलिटेशन के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो वहां पर ये पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है यहां पर ये एक्ट है, ये याद रखना, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट। रिहेबिलिटेशन जो प्रोसीजर है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, ये लिंक करना चाहिए यहां पर स्कीम के साथ में। ये सबसे पहले तो ये बात की जा रही है ताकि इमीडिएटली इसको रोका जा सके और वो स्टार्ट कर सके अर्निंग, यानी कि एक तरीके से उनके लिए रिहेबिलिटेशन का कोई ना कोई जुगाड़ आप लोगों को करना पड़ेगा। ऑथोरिटी के द्वारा विजिट करना पड़ेगा इनकी फैमिलीज को, ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके जैसे तैसे उनका गुजर बसरा चल रहा है। अभी क्या है फिलहाल पर्पज, अभी क्या किस तरीके से लेकर चला जा रहा है, अगर कोई यहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग के तरीके से काम कर रहा है तो उसको बेसिकली 40,000 रुपए दिए जाते हैं वन टाइम, जैसे ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, तो 40,000 रुपए दिए जाते हैं एक टाइम में इसको। और ये 40,000 रुपए जो है ये एक टाइम पर जो दिए जाते हैं, ये इसको फिर बोला जाता है कि बस हम लोगों ने रिहेबिलिट कर दिया, यानी कि 40,000 रुपए देकर छोड़ दिया और बोला कि बस रिहेबिलिट हो गए। 40,000 रुपए में क्या हो रहा है आज के डेट में, तो आज के डेट में यहां पर बोला जा रहा है कि कम से कम इसको 1 लाख रुपए तो करो ताकि उसकी जिंदगी थोड़ी चल सके वहां से निकलकर, वरना 40,000 रुपए में तो कितने महीने उसके चल पाएंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी के चलते जो लोकल अथॉरिटी है उनके ऊपर आप लोगों को प्रतिबंध लगाना चाहिए अगर कोई यहां पर इनको जॉब देता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। और टोल फ्री नंबर होना चाहिए यार, अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो तुरंत उसको पकड़ो, ठीक है। ऐसी हरकतें होनी नहीं चाहिए सोसाइटी के अंदर में, उसके ऊपर प्रतिबंध रहना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो मॉनिटर करे इसको कि कितने लोगों की जान चली गई है इस तरीके से जो गटर के अंदर जाने से, और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है पर्टिकुलर अगर बात करें, नेशनल जो बैंक है उनके चलते यहां पर अगर बात करें तो लोन एक्सटेंड करना चाहिए यहां पर अप टू द 10 लाख रुपए, अगर कोई इस तरीके से मैनुअल स्कैवेंजर जो है वो लोन लेना चाहता है अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस और जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसको भी यहां पर फाइनेंशियल कुछ ना कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कराना चाहिए, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करती है, तो इनके भी पॉइंट ऑफ से सोच सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पर प्लान करना चाहिए अगर बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से, जो सैनिटरी और क्लीनिंग के जो काम है यहां पर वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से करने चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी भी ऑपरेट करने वाले प्रॉपर लोग वहां पर होने चाहिए। यानी कि जैसे मैं बताया ना अभी यहां पर ये कोई ऐसा ट्रक वगैरह है, गटर वगैरह अगर साफ करने के लिए यूज करना है तो इसको यूज करना है। विजिलेंट जो कमिटी यहां पर होनी चाहिए एक तरीके से देख रेख करने वाली और मॉनिटर करनी चाहिए मैकेनिज्म को अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी यहां पर एक तरीके से होना चाहिए, अगर किसी को डिप्लॉय किया जाता है तो तुरंत पुलिस में कंप्लेन करो, उसको पकड़कर लेकर जाओ, ठीक है, ताकि ऐसी फ्यूचर में चीजें रिपीट न हो सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके बेस पर आप लोग चीजों को रोक सकते हैं इस तरीके की हरकतें होने से, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये बात की जा रही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। पूछ रहे हैं क्वेश्चन की दीपोर भील कहां पर है ये, ठीक है, तो कहां पर है ये है गुवाहाटी आसाम के अंदर में। अभी न्यूज में क्यों है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि अकेली रामसर साइट है आसाम के अंदर, और न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए कि यहां पर मछली जो पकड़ने वाला जो फंडा था वो रोक दिया गया है, फिशिंग जो की जाती थी यहां पर उसको रोक दिया गया है। तो रोक तो क्यों दिया गया, कोई भी चीज तब रोक जाती है जब वो नहीं कहते कि ओवर हो गया चीजें, ठीक है। देखिए अगर नॉर्मल तरीके से चीजें होती रही, जितनी मान लीजिए मछली पैदा हो रही है उतनी यहां पर निकल कर आ रही है, ठीक है, समझ में आता है। पर लेकिन जब हरकतें इंसान ऐसी कर देता है कि बिल्कुल चीजों को बर्बाद करने पर तुल जाता है, यानी कि बस निकाले जाना है निकाले जाना है, तो यानी कि उस तरीके से फिर क्या होता है, फिर वहां पर एक तरीके से उन्हें साइकिल जो चलती है कि हाँ भैया इतनी पैदा हो रही है और इतनी आप लोगों ने एक तरीके से निकाल ली, तो वो मेंटेन रहता है। पर लेकिन बैलेंस खत्म हो गया फिर तो वो चीजें हो जाती हैं, तो ओवर एक तरीके से कर देते हैं जब चीजों को। तो फिशिंग इस तरीके से जो निकाली जा रही है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है लैंड अराउंड जो वेटलैंड है, तो वो सारी चीजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर चीजें श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। जो दीपोर भील है यहां पर ये हमारी कंट्री में आसाम के अंदर इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 2002 में, ठीक है, जो कि एक्वेटिक जो लाइफ है नियरली 219 के करीब स्पीसीज जो बर्ड है वो आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग इसको सही सलामत रख सकें। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, हमारी कंट्री में टोटल कितनी रामसर साइट है आज के डेट में, तो 42 रामसर साइट है हमारी कंट्री में आज के डेट में। तो रामसर साइट है क्या, इसका नाम क्या दिया गया है, रामसर साइट किसी भी झील को आप लोग बोल सकते हैं, लेक वगैरह जो होती हैं। आखिर ये क्या होती हैं, ये बेसिकली क्यों इनका दर्जा दिया गया है, ये इसलिए दिया गया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी पृथ्वी के ऊपर अगर इस तरीके से जो लेक वगैरह होती हैं उनको हम लोग मेंटेन रखें, तो वाटर टेबल को मेंटेन रखने में भी काम करती है, और भी जो नेचुरल पॉइंट ऑफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी देखने को मिलती है। पर लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चीजों को खत्म किया जा
है तो ये सोचने वाली बात है कि हम लोग कहां पर आकर खड़े हो रहे हैं। तो इसी के चलते रामसर ईरान के अंदर एक सिटी थी जहां पर कन्वेंशन हुआ, इनके लोग इकट्ठा हुए और उनके द्वारा बोला गया कि इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंदर जो कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड है ये साइन किया गया 2 फरवरी 1971 में और 1975 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो उसके चलते जो ईरान की सिटी रामसर है वहां पर ये कन्वेंशन देखने को मिला था, जिसके बेस पर इसका नाम रामसर साइट रखा गया। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये कुछ रामसर साइट भी है जो मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर कई सारे आज के दिन में मैंने आप लोगों के साथ में चीजें शेयर करनी स्टार्ट की जो भी मैप बेस्ड मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, अलग से भी शेयर आप लोगों को कर देता हूं, तो भी आप लोग देखा कीजिए इंपॉर्टेंट मैप जो रहते हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे जो कि न्यूज में रहते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से, तो कोई भी कंफ्यूजन इस तरीके से आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है ये स्टेट न्यूज के बारे में। स्टेट न्यूज जो निकल कर आ रही है कहां से निकल कर आ रही है, तो ये आ रही है कर्नाटक से निकल कर, और कर्नाटक से भी कहां से निकल कर आ रही है, वो कर्नाटक से किसके बारे में, बैट यानी कि जो चमगादड़ होते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये इस तरीका इनका आप लोगों को देखने को मिलेगा। चमगादड़ जो होते हैं कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। तो चमगादड़ जो है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो बैट कंजर्वेशन इंडिया जो ट्रस्ट है, ठीक है, उसके द्वारा बोला गया है वार फुटिंग जोन पर उनके द्वारा काम स्टार्ट किया गया ताकि जो चमगादड़ वगैरह हैं उनको सेव किया जा सके, एक्सटेंट होने से बचाया जा सके। अगर ये एक्सटेंट हो जाते हैं तो फिर देखिए कोई भी चीज अगर खत्म होती है ना तो फिर वो कोई ना कोई नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी वजह से। तो एक्सटेंट होने से उनको बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करें तो यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं आप लोगों से, जो कॉमन नेम है इसको यहां पर बोला जाता है कोलार लीफ नोज बैट। इसका साइंटिफिक जर्नल में यहां पर ये हिपोसाइड्रोज हाइपोसाइलेज। ठीक है, इसी के साथ में हिपोसाइड्रेडाई जो है ये फैमिली है जो कि यहां पर जिससे ये निकल के आता है। ठीक है, इसी के साथ में जो ये पर्टिकुलर जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में जो केव होती है खासकर उसमें भी देखने को मिलता है। नॉर्मली हमारी कंट्री में कहां पर पाया जाता है, तो कोलार, केजीएफ मूवी देखी है, का शानदार मूवी थी। ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी। तो केजीएफ कोलार गोल्ड जो एक तरीके से केजीएफ, ठीक है ना, क्या था इसका फुल फॉर्म, कोलार गोल्ड, एफ से क्या था, फैक्ट्री था ना सर। तो यहां पर एक तरीके से बात की जा रही है, तो यहां पर ये जो कोलार जो गोल्ड माइल जो फैक्ट्री थी एक तरीके से उसके तरीके से आप लोग याद रखते हैं। तो यहां से ये बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है और आज के दिन बोला जा रहा है कि 200 के करीब इंडिविजुअल इनकी संख्या है। और अगर बात करें यहां पर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी की आती है IUCN की लिस्ट के अंदर, तो इनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की जाती है। तो ये जो आप लोग यहां पर दिख रहे हैं ना, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है और कर्नाटक के अंदर है बेसिकली। कर्नाटक को गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला टच करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ओके, तो ये थी टोटल आज की न्यूज। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय की होगी। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में सबसे पहले तो हम लोगों ने यही देखा, अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जो है खुद अपनी नींद को हराते हैं तो अपने आप को भी आप लोग मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने ये डेली आप लोग उठते हैं, अच्छा लगता है। इसी के साथ में ये आप लोगों को देखिए ये चीजें जो बताई है ना आप लोगों को, ये थोड़ा सा आप लोग इनको एक तरीके से इग्नोर किया कीजिए। ये फालतू की चीजें जो होती हैं कई बार फिर इनके बारे में डिस्कस करता हूं तो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप बता दिया कीजिए, कई सारे नए बच्चे आते हैं तो वो लगे रहते हैं इनके बारे में। इंटरनेशनल जो न्यूज होगी इसके बारे में बात की हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहाँ पर न्यूज की वो नेशनल लेवल के बारे में बात की, विंटर सेशन वो सब चीज समझी। स्टेट के बारे में जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की यहाँ पर ये। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर लीगल सिस्टम के बारे में देखा, यहाँ पर ने पार्लियामेंट, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की। ज्योग्राफी के बारे में हम लोगों ने देखा जो कि मैप में भी समझा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये मैंने आप लोगों को एरिया बताए कौन कौन से एरिया कहां पर लोकेटेड है। और जैकमा देखो जिंदा है कि मर गए वो पता चलेगा बाद में, पता चला कि कुछ और कर दिया उनके साथ में। अभी कुछ सामने न्यूज नहीं निकल के आ रही है, हो सकता है हेल्थ वगैरह भी थोड़ी डाउन चल रही है उसकी वजह से सामने निकल कर नहीं आ रहा हूं। बाकी देखते हैं, चाइना है भैया क्या कर दे पता नहीं है किसी को। ठीक है, ये देखा हम लोगों ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि हम लोगों ने डिटेल में समझी। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सी कंट्री ने हमसे राइस खरीदे हैं जबकि खुद में वो एक डेवलप कंट्री है राइस के फील्ड में। जीरो मैनुअल स्कैवेंजिंग किसके द्वारा रिकमेंड किया गया, आप लोगों को बताना है कि 36 साल पहले भी यहां पर विंटर सेशन ये एक तरीके से खत्म किया गया था 1 साल के लिए उस टाइम पर। तो कौन सा ईयर था, इसी के साथ में BCIT इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहां पर कौन सा डैम है और कौन सी रिवर के ऊपर है जहां पर हम लोग फ्लोटिंग सोलर पावर बनाने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ में जो यहां पर सबारी रिवर है उसको किसके ट्रिब्यूटरी है, और यहां पर कौन सी रिवर है जो कि सबारी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये 3 राज्य है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और किसके बॉर्डर पर देखने को मिलती है,
NCPOR, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, कहां पर लोकेटेड है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये कामरूप जो बेसिकली पर्टिकुलर एरिया है, कहां पर, ये है आसाम के अंदर में। तो आप लोगों को ये बताना है कौन सा जो बेसिकली रामसर साइट है यहां पर, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है, ठीक है। बाकी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर जो पूछा गया एक बच्चे के द्वारा, यहां पर ये बोला गया कि सर आज के डेट में अगर अपने आप को इंटरव्यू के अंदर एक्सप्रेस करने में हम लोग फेल हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या सारे क्वेश्चन वो जो नहीं पूछता है वो नहीं दे पाते हैं, तो यहां पर क्या हम लोग को एक तरीके से, एक तो यह है कि एक तरीके से क्या रेस में से खत्म हो गए, या फिर हम लोग को लेस मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आज की डेट में अगर आप लोग इंटरव्यू के बारे में बात करें ना, तो वो आप लोग का नॉलेज चेक नहीं करते हैं वहां पर, थोड़ी बहुत नॉलेज देखता है, पर लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो आप लोग की नॉलेज चेक कर रहे हैं वहां पर इंटरव्यूअर। वो क्या करता है बेसिकली, वो आप लोग कॉन्फिडेंस देखता है कि आप लोग चीजों के सामने टिक पाते हैं, आप लोग को नर्वस करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीजें पूछने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोग थोड़ी देर के हड़बड़ा जाओगे। तो उस प्रेशर को कैसे आप लोग फील कर पाते हो, तो प्रेशर बेसिकली आप लोगों को यहां पर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इंटरव्यू में आप लोगों की नॉलेज चेक नहीं होती है, आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो डायरेक्ट बोलिए सॉरी सर, और बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने इंटरव्यू सुने भी होंगे जिसमें आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर सारे क्वेश्चन के आंसर दोगे, मेरे से भी कई सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए थे, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी यहां पर इस तरीके से, ऐसा बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, टॉपर्स के इंटरव्यू आप लोगों ने सुने होंगे कि क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि इंटरव्यू में फिर भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस देखते हैं वहां पर, तो आप लोगों का थ्रू आउट अच्छे नंबर होने चाहिए, मेंस में अच्छे नंबर होने चाहिए, इंटरव्यू में अच्छे नंबर होने चाहिए, फाइनल तभी सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। बाकी कितने बजे सोना है, 4 बजे उठने के लिए, 5 बजे उठने के लिए, तो मेरे हिसाब से 6 घंटे तो मिनिमम आप लोगों को सोना चाहिए। 10 बजे सोकर 6 बजे आप 10 बजे सोकर 4 बजे उठ सकते हैं, या फिर 11 बजे सो रहे तो 5 बजे उठ जाइए। वैसे 9 बजे अगर सो जाए या फिर 10 बजे तक मैक्सिमम सो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। आइए अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। जो क्विज है आप लोगों के सामने, आप लोगों से एक नाम पूछा गया था, ये जोन था जिसमें 26 कंट्री है, यहां पर कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं लगता है, आराम से आप लोग घूम सकते हैं। कौन सी ट्रीटी है जिसमें जिब्राल्टर को अपने कंट्रोल में लिया गया ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। इसी के साथ में कौन सा राज्य है जिसने जो सोप वगैरह है उसको 24/7 खोलने की बात की गई है। इंडिया के द्वारा यहां पर अर्जेंटीना के साथ में लास्ट ईयर यहां पर साइन किया गया था लिथुनियम को लेकर कि हम लोग यहां से लेकर आएंगे। कौन सी 2 कंट्री है, और इसके अलावा जो लिथुनियम जो है देखने को मिलता है। इसी के साथ में आप लोगों से एक बनाना के बारे में बात की थी जिसका नाम था यहां पर चेंगालीकोंडा, ठीक है। तो ये नेंद्रन जो यहां पर बेसिकली बनाना है, ये फेमसली यहां पर इसको बोला जाता है यहां पर ये चेंगालीकोंडन, ठीक है। तो जीआई टैग का दर्जा भी इसको दिया गया। कहां पर ये लोकेटेड है। नेशनल मीटरोलॉजिकल कॉन्क्लेव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा बोला गया कि बच्चों को गधे की तरीके से मत ला दो बैग को, उनकी छूट दो थोड़ी, तो ये किसके द्वारा बोला गया। नेक्स्ट यहां पर 140 के करीब 1400 के करीब माइग्रेटरी बर्ड मर गई, ये यहां पर रिसेंटली अभी ये यहां पर है पोंग डैम, कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना था। तो पहले का यहां पर सेंजेन जोन है, यहां पर ये जहां पर एक बार एंट्री कर लिए तो 26 कंट्री में घूम जाओगे एक ही वीजा से। इसी के साथ में उट्रिच जो ट्रीटी है यहां पर ये, ठीक है, ये 1713 में देखने को मिली ग्रेट ब्रिटेन के लिए, जिसे जिब्राल्टर इनके कंट्रोल में आ गया। कर्नाटका है वो राज्य जहां पर 24 घंटे अब दुकानें आप लोग खुली देखने को मिलेगी। इंडिया और इसी के साथ में जो अर्जेंटीना में साइन किया गया था ये एग्रीमेंट, और बोलिविया और जहां पर चिली है वो कंट्री है जहां पर और भी लिथुनियम आप लोग को देखने को मिलता है। थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट जो केरला के अंदर में है, यहां पर है ये केला, जिसको यहां पर जीआई टैग का दर्जा भी दिया गया है। इसी के साथ में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है उसके द्वारा यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल मीटरोलॉजिकल कॉन्क्लेव। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के द्वारा यहां पर ये बेसिकली बोला गया कि बैग का एक साइज होना चाहिए। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर है यहां पर पैंग डैम, ठीक है, यहां पर पोंग डैम, तो इसके बारे में याद रखना। बाकी पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और मेरे साथ में यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।